स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के 10 प्रश्न बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहलाते हैं। ऑप्शन है विलियम रॉक्सबर्ग, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस या गेलेन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो विलियम रॉक्सबर्ग को जो है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है। अरस्तु का भी ध्यान रखिएगा। अरस्तु जो है ये फादर ऑफ इंडियन जूलॉजी कहलाते हैं और थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। और गेलेन इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी अर्थात प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता कहा जाता है। तो आपको याद हो गया फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन कहलाते हैं? विलियम रॉक्सबर्ग। अरस्तु कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन जूलॉजी। थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं फादर ऑफ बॉटनी और गेलेन को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी यानी प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लेमार्क, ट्रिवेरनस, ग्रेगर जॉन मेंडल, हिप्पोक्रेट्स। तो इसमें से किसे जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है और ये यूनान के थे। लेमार्क ये फ्रांस के थे और ट्रिवेरनस ये जर्मनी के थे। इन दोनों ने जो है 1801 में बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में फ्रांस के लेमार्क और जर्मनी के ट्रिवेरनस ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ये आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? फिर से क्वेश्चन देखें। बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु तथा ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल निम्न में से किस जगत यानी किंगडम्स के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक या एनिमेलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा जो जगत होता है इस जगत से संबंधित जीवों में केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ऐसे एक कोशी जीव होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ तो होता है किंतु इसे कोशाद्रव्य से पृथक रखने हेतु केंद्रक नहीं होता है। अतः इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जीवाणु और नीलहरित शैवाल आते हैं। जबकि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो है ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें विकसित केंद्रक वाली यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं, जैसे अमीबा, युगलीना। कौन कौन हो जाएंगे? अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम। तो ये सारे जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। जबकि कवक जो होते हैं, कवक ये यूकेरियोटिक होते हैं किंतु इनमें पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। किसमें? कवक में। और एनिमेलिया ये बहुकोशिकी तथा यूकेरियोटिक जंतु होते हैं। तो आप चारों जगत के बारे में जान गए। जीवाणु और नीलहरित शैवाल किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा।
और प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आता है? अमीबा, युग्लिना और पैरामीशियम। जबकि कवक में क्या नहीं होता है? पर्णहरित नहीं होता है, यानी क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और एनिमेलिया ये बहुकोशिकीय तथा यूकेरियोटिक जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकी का पितामह निम्न में कौन कहलाता है? ऑप्शन है कार्ल लिनियस, ऑसवाल्ड टिप्पो, बेंथम या हचिंसन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कार्ल लिनियस को जो है वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कंट्री कौन सा था? स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल लिनियस वर्गीकी के पितामह कहलाते हैं। इन्होंने सिस्टेमा नेचर पुस्तक भी लिखी। कौन सी? सिस्टेमा नेचर, ये जो है इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का गुण माना जाता है। ऑप्शन है अनुकूलन, जैविक उद्विकास, प्रजनन या सभी। तो जीवों का गुण क्या माना जाता है इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो है जीवों के गुण माने जाते हैं। अनुकूलन, इससे तात्पर्य ये होता है कि जीवों में यह क्षमता होती है कि वे जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए अपनी संरचनाओं और कार्यों में परिवर्तन कर लेते हैं। तो अनुकूलन हो गया। जैविक उद्विकास, इससे तात्पर्य यह है कि जीव अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। काफी लंबे समय अंतराल के बाद भिन्नताओं के बढ़ते रहने के कारण पुरातन जीव जातियों से नई नई जीव जातियों का उद्विकास हो जाता है। तो जैविक उद्विकास भी जीवों का गुण होता है। प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन, यानी प्रत्येक जीव प्रजनन द्वारा अपने ही जैसा जीव पैदा करता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल एक निश्चित समय तक रहता है, उसके बाद वह नष्ट हो जाता है। तो अनुकूलन, जैविक उद्विकास और प्रजनन, ये सभी जो है जीवों के गुण माने जाते हैं। और भी माने जाते हैं जैसे श्वसन, पोषण, गति, उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म, वृद्धि, जीव द्रव्य और उत्सर्जन आदि भी जीवों का गुण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के जनन क्रियाओं से लेकर भ्रूण निर्माण एवं भ्रूण विकास का अध्ययन निम्न में क्या कहलाता है? ऑप्शन है इकोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, टैक्सानॉमी या मार्फोलॉजी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा एम्ब्रायोलॉजी अर्थात भ्रूण विज्ञान। पौधे की जनन क्रियाओं से लेकर उसके भ्रूण निर्माण और भ्रूण विकास का अध्ययन किसमें होता है? एम्ब्रायोलॉजी में होता है। जबकि इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, ये जीवधारी एवं उसके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जबकि टैक्सानॉमी अर्थात वर्गीकी, इसके अंतर्गत पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। और मार्फोलॉजी में यानी आकारिकी, पौधों तथा उनके विभिन्न अंगों के बाहरी आकार एवं संरचना का पता इससे चलता है। तो पौधे के भ्रूण निर्माण एवं भ्रूण विकास का अध्ययन किसमें होता है? एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी या वायरोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इसको एल्गोलॉजी भी कहा जा सकता है। एल्गोलॉजी, इसको एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं। माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। जबकि ब्रायोलॉजी ये ब्रायोफाइटा का अध्ययन है। ब्रायोफाइटा
फाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। और वायरोलॉजी ये विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। वायरस, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है वायरोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन इसको कहेंगे फाइकोलॉजी या फिर कहेंगे एल्गोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या फिजियोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनाटॉमी। एनाटॉमी पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहा जाता है, यानी शारीरिकी को। एनाटॉमी को क्या कहेंगे? शारीरिकी। जबकि हिस्टोलॉजी ये पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों का अध्ययन है, यानी इसको औतिकी भी कह सकते हैं। तो पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जबकि साइटोलॉजी ये कोशिका की आंतरिक संरचना का अध्ययन इसमें किया जाता है, तो इसको कोशिका विज्ञान भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों को अब तक केवल 2 भागों अर्थात जंतु और वनस्पति में बांटा गया था, किंतु 1969 में निम्न में किसने 5 जगतों अर्थात किंगडम्स में बांटा? तो जीवधारियों को अब तक केवल 2 भागों में बांटा गया था, किंतु 1969 में इसको 5 जगतों में किसने बांटा है? ऑप्शन है अरस्तु, लिनियस, अर्नेस्ट हैकल, आर.एच. विटेकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर.एच. विटेकर ने जो है 5 जगतों में बांटा है या किंगडम्स में बांटा है। यदि हम देखें सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था। उसके बाद फिर लिनियस ने किया वर्गीकरण, फिर अर्नेस्ट हैकल ने किया और उसके बाद आर.एच. विटेकर ने वर्गीकरण किया। तो शुरुआत में 2 ही भाग में बांटा गया था, जंतु और वनस्पति, जबकि 5 भागों में किसने बांटा है जगतों में? वो आर.एच. विटेकर ने बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने समस्त वनस्पतियों को 3 भागों अर्थात शाक, झाड़ियाँ तथा वृक्ष में बांटा है? शाक को कहेंगे हर्ब, झाड़ियों को शर्ब और वृक्ष ट्रीज में बांटा है। फिर से क्वेश्चन देख लें, निम्न में किसने समस्त वनस्पतियों को 3 भागों शाक अर्थात हर्ब, झाड़ियाँ, शर्ब तथा वृक्ष में बांटा है? ऑप्शन है बेंथम, हुकर, आस्वाल्ड टिप्पो या थियोफ्रेस्टस। राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस ने जो है 3 भागों में बांटा है। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।